जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त के बी और डेली करंट अफेयर्स के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम 21 नवंबर 2020 से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, नवंबर 2020 में विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक की। तो ये आपका मनाया जा रहा है 18 से लेकर के 24 नवंबर तक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो मुख्य रूप से वैश्विक स्तर पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रति जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है, यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में जागरूकता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। आपने पढ़ा होगा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन्हीं के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक्स का। लेकिन जैसे आपने कुछ बच्चों को देखा होगा जो कि बिल्कुल लतखोर टाइप के हो जाते हैं, यानी कि आप उनको कितना भी कहिए या फिर उनके माँ बाप उनको कितना भी कहें पढ़ने के लिए तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। यानी कि एक समय के बाद उनके ऊपर किसी भी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं, इनमें से भी कुछ ऐसी बैक्टीरिया हो जाती हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक्स का किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता, यानी कि इनके ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा मात्रा में दवा या फिर विशेष प्रकार की दवा की आवश्यकता होती है। तो यही हमारा होता है वैश्विक रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जिसे हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो इसी के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह। और इस बार की थीम है यूनाइटेड टू प्रिजर्व एंटी माइक्रोबियल। ये इस बार की थीम है। इसका एक नारा भी है 2020 के लिए। तो नारा इस बार का है हैंडल एंटी माइक्रोबियल विथ केयर। तो ये इस बार का नारा है। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर बस आपको सर्च करना है केवी गुरुजी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं आपसे प्रश्न भी पूछता हूं, तो वहां पर आप क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना यानी कि प्राइम मिनिस्टर फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम के क्षमता निर्माण घटक के मास्टर्स ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया हमारे जो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पहले तो आप थोड़ा सा इस योजना के बारे में जानिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए, यानी कि 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक के लिए 10,000 करोड़ के रुपए के साथ में इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना के अंतर्गत होगा क्या? तो इस योजना के अंतर्गत जो भी हमारे इस योजना के कार्यान्वयन से जुड़े हुए SHG हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव्स हैं, या फिर जो इसके वर्कर्स हैं, या फिर जो हमारे फूड इंडस्ट्रीज में लगे हुए अन्य वर्कर्स हैं, उन सभी को क्षमता निर्माण के लिए, यानी कि उनमें कौशल विकास के लिए एक प्रकार के विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसी का भी उद्घाटन किया है हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के डिजिटल मैप का भी अनावरण किया गया है। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि इसको 5 वर्षों के लिए चलाया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इसका उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस राज्य ने मत्स्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार यानी कि बेस्ट स्टेट अवार्ड इन फिशरीज सेक्टर को जीत लिया है? तो ये जीता है असम ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो भारत सरकार का जो मत्स्य विभाग है उसी के द्वारा इन पुरस्कारों की घोषणा की गई। और ये जो आपके पुरस्कार हैं 2017-18 से लेकर के 2020 के बीच में जिन भी राज्य या जिला के द्वारा मत्स्य सेक्टर में बेहतर कार्य किया गया है उनको ये पुरस्कार मिला है। तो असम राज्य को वैसे यहाँ पर कुल 4 पुरस्कार मिले हैं। और आप ध्यान रखिएगा कि इनलैंड
स्टेट कैटेगरी में उत्तर प्रदेश को मिला पहला पुरस्कार और मरीन स्टेट कैटेगरी में उड़ीसा को पहला पुरस्कार मिला है। इसके अलावा जो असम का नागौन जिला है उसको बेस्ट जिले का अवार्ड मिला है। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि असम को यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। असम राज्य की बात करते हैं तो राजधानी यहाँ की आपको दिसपुर में मिल जाएगी। राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल। उच्च न्यायालय आपको मिलेगा गुवाहाटी में और अभी इसके नए एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश बने हैं जिनका नाम है NK सिंह। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने विजयनगर के नाम से एक नया जिला बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा कर दी है कर्नाटक राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोगों ने मध्यकालीन भारत के इतिहास में पढ़ा ही होगा। चलिए आप बताइए कमेंट में कि जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो दो लोग थे जिनके द्वारा स्थापना की गई थी, उनका नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो ये जो विजयनगर नाम का नया जिला होगा यह कर्नाटक के बल्लारी जिले से अलग करके बनाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कर्नाटक का यह 31वें नंबर का नया जिला बनेगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये विजयनगर नाम का नया जिला होगा इसमें आपको हम्पी भी मिलेगा। तो हम्पी में भगवान हनुमान की एक प्रतिमा भी बनाई जा रही है जो कि संभवतः भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। तो वहीं पर यानी कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत ये हम्पी वाला स्थान भी आता है। और अभी कर्नाटक का एक जिला और न्यूज में था जिसका नाम है बेलगाम। तो बेलगाम जिले की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो भी रहने वाले लोग हैं उनमें से 65% लोग बोलते हैं मराठी भाषा। और आपको पता होगा कि आज़ादी के बाद में जो भी हमारे नए राज्य बने थे उनमें से अधिकांश राज्य ऐसे थे जिनका गठन भाषाई आधार पर हुआ था। तो इसीलिए महाराष्ट्र की ये मांग है कि जो बेलगाम जिला है यह महाराष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। और इसी से संबंधित एक ट्वीट भी अभी कर दिया गया था जिसके बाद में इन दोनों राज्यों के बीच में बेलगाम जिले को लेकर के एक बार फिर से विवाद हो गया है। तो इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है, यहाँ पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखिएगा कि बेलगाम जिले को लेकर के इन दोनों के बीच में विवाद है। बाकी राजधानी यहाँ की बेंगलुरु में है कर्नाटक की। राज्यपाल हैं वाजूभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा। अगला प्रश्न है CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम के अध्यक्ष M अजीत कुमार जी ने किस राज्य में एक नए GST भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन C करेक्ट होगा। तो जो हमारे यहाँ पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है इसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं M अजीत कुमार जी। और इन्हीं के द्वारा हरियाणा के पंचकुला शहर में नए GST बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। तो ये आप देख सकते हैं जो नई GST बिल्डिंग बनी है। बाकी CBIC की बात करते हैं तो हमारे देश में जो अप्रत्यक्ष कर होता है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है उसको वसूलने की यह एक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुई थी। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में। और एक हमारा होता है CBDT। क्या है? CBDT। तो आपको नीचे इसका पूरा नाम बताना है और इसके अध्यक्ष कौन है वह भी नीचे कमेंट में आप बताएंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत यहाँ पर रहा है 77वें स्थान पर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब रिपोर्ट के बारे में आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि ट्रेस नाम के संस्थान के द्वारा कुल मिलाकर के 194 देशों की यहाँ पर एनालिसिस की गई और उसके बाद में यहाँ पर दुनिया के भ्रष्ट देशों की सूची जारी की गई है। अब यहाँ पर जो भी देश रहे थे उनको 100 में से नंबर दिया गया। तो जिन देशों को सबसे कम नंबर मिला था इसका मतलब है वे सबसे कम भ्रष्ट थे और जिन देशों को ज़्यादा नंबर मिला था इसका मतलब था कि वे ज़्यादा भ्रष्ट देश थे। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं डेनमार्क देश की तो इसको 1 नंबर मिला था और ये दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश रहा, यानी कि यह सूचकांक में पहले स्थान पर रहा। नॉर्वे दूसरे सबसे कम भ्रष्ट देश के साथ में दूसरे भ्रष्ट देश की सूची में रहा और फिनलैंड यहाँ पर तीसरे स्थान पर रहा है। भारत की बात करते हैं तो हमारे देश को मिला यहाँ पर 45 नंबर और इस प्रकार से ये 79 पोजीशन पे रहा है। पिछले साल जब ये रिपोर्ट आई थी तो भारत था 78वें स्थान पे और इस वर्ष भारत एक स्थान और पीछे चला गया है। वैसे अगर हम लोग दुनिया के सबसे भ्रष्ट देश की बात करते हैं तो वह है नॉर्थ कोरिया, ये रहा है 194वें स्थान पे।
तो वैसे आखिरी वाला तो आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल टॉप 3 और भारत का स्थान आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर रुपे कार्ड फेज सेकंड लॉन्च किया है? तो ये इन्होंने लॉन्च किया है भूटान के पीएम लोते शेरिंग के साथ में मिलकर के। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था, शायद अगस्त या सितंबर महीने में, कि पीएम मोदी गए हुए थे भूटान के दौरे पर। वहाँ पर उन्होंने मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया था और उसी दौरान रुपे कार्ड को भूटान देश में भी लॉन्च किया गया था। तो उस समय जब ये लॉन्च किया गया था तो इसका मतलब ये था कि अगर भारत का कोई व्यक्ति रुपे डेबिट कार्ड को लेकर के भूटान में जाता है तो फिर वह उस डेबिट कार्ड के माध्यम से भूटान में पैसे का लेन देन कर सकता है। अब यहाँ पर जो इसका सेकंड फेज शुरू हुआ है, इसमें क्या सुविधा मिलेगी? इसमें ये सुविधा मिलेगी कि अगर कोई भूटान का नागरिक आ जाता है भारत में तो वह भूटान के किसी कार्ड का यूज भारत में कर सकता है और उसे रुपे का जो नेटवर्क होता है उसके एक्सेस को दिया जाएगा। तो इसीलिए इसके सेकंड फेज को यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भूटान के जो पीएम हैं लोते शेरिंग, इनके साथ में मिलकर के लॉन्च किया है। और आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इन दोनों देशों के बीच में स्पेस सेक्टर में सहयोग के लिए एक समझौता भी किया गया। बाकी भूटान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये है एक छोटा सा देश भूटान, जो कि हमारे यहाँ के सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। छोटी सी सीमा यहाँ पर पश्चिम बंगाल से भी लगती है। राजधानी इसकी आपको मिलेगी थिम्पू में। नगलट्रम यहाँ की मुद्रा है और राजा यहाँ के हैं नामग्याल वांगचुक। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 व लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो इस पुस्तक का अनावरण किया हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब पुस्तक के बारे में शायद आपको आइडिया लग गया होगा, लोकतंत्र के स्वर। इसका मतलब यह है कि हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति महोदय हैं महामहिम रामनाथ कोविंद जी, तो इनके द्वारा जो भी प्रत्येक साल स्पीच दिए जाते हैं उन्हीं का कलेक्शन होती है यह पुस्तक। तो यहाँ पर ये जो तीसरा संस्करण आया है इसमें इनके सारे तीसरे वर्ष के जो भी स्पीच रहे हैं उनको कलेक्ट किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि तीसरा संस्करण हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया और जो इसका ई संस्करण है, यानी कि आप कह सकते ई बुक है, उसे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए 4+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिटेशन प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना? तो ये हवाई अड्डा बन गया है हमारा दिल्ली वाला हवाई अड्डा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा, दिल्ली वाला जो हमारा हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट और अभी इसको एयरपोर्ट काउंसिल स्टैंडर्ड के द्वारा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा 4+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट दिया गया है। अब ये सर्टिफिकेट है क्या? दरअसल जो यहाँ पर ACI है इसके द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी और इस प्रोग्राम का लक्ष्य ये था कि जो भी हमारे दुनिया भर के एयरपोर्ट हैं वह इस प्रोग्राम में शामिल हों और उनके द्वारा किस प्रकार से कार्बन को मैनेज किया जाए इसकी दिशा में कार्य किया जाए। इसके अलावा उन पार्टिकुलर एयरपोर्ट्स के द्वारा नेट जीरो इमिशन के ऊपर भी कार्य किया जाए। तो अब इस श्रेणी में जो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मान्यता थी वह मिल गया है दिल्ली एयरपोर्ट को। दिल्ली एयरपोर्ट को इससे पहले 2016 में 3+ ट्रांजिशन कार्बन एक्रेडिटेशन मिला हुआ था। तो 2020 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया 4+ ट्रांजिशन और अब ये भी दिल्ली को मिल गया है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में प्रकाशित पुस्तक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट, 70 ईयर है या शायद ये 40 ईयर है? हाँ जी हाँ, ये 70 ईयर ही है। तो इस पुस्तक को लिखा है प्रेम प्रकाश जी ने। किसने? प्रेम प्रकाश जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है और इन्होंने एक पत्रकार के तौर पर अपने जीवन की यात्रा को इस पुस्तक में बताया है। अब पुस्तक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हम लोग बात करते हैं प्रेम प्रकाश जी की तो जो आपका ANI होता है, अक्सर आप लोग न्यूज़ चैनल पर देखते होंगे ANI का माइक,
तो AANI यानी कि एशियन न्यूज इंटरनेशनल, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं प्रेम प्रकाश जी, और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। बाकी कुछ अन्य पुस्तकों की बात करते हैं तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नाम की पुस्तक लिखी GVS सिद्धू जी ने, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक लिखी शशि थरूर जी ने, पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी ये लिखा है तमोल बंदोपाध्याय जी ने, जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी इसे लिखा है विनय सीतापति जी ने, योर बेस्ट डे इज टुडे ये लिखा है अनुपम खेर जी ने, और आई एम नॉट ए मसीहा इस पुस्तक को लिखा है सोनू सूद जी ने। तो इन पुस्तकों के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस केंद्रीय मंत्री को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? तो ये पुरस्कार मिला है यहाँ पर हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब आप में से शायद काफ़ी कम लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य के जो पूर्व CM रह चुके हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, ये काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अभी तक इनके द्वारा लगभग 75 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखा गया है, यानी कि इन्होंने जो साहित्य में योगदान दिया है या फिर इनके द्वारा जो पोएम्स लिखी गई हैं, उन्हीं के लिए इन्हें वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आज ही के दिन दिया जाएगा। तो याद रखेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी को ये पुरस्कार मिला है, जो कि वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमारा दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो बस आप ध्यान रखेंगे कि ये जो विश्व बाल दिवस है ये मनाया जाता है 20 नवंबर को, और जो राष्ट्रीय बाल दिवस होता है ये मनाया जाता है 14 नवंबर को, क्योंकि चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। और इस बार के विश्व बाल दिवस में फोकस किया जा रहा है ए डे टू री इमेजिन ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड, यानी कि हमारे यहाँ के जो भी बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतर कल के बारे में हमें री इमेजिन करना होगा। तो ये हमने मेन डिस्कस किया। अब आइए कुछ अन्य के बारे में भी जान लेते हैं जो संभवतः आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ग्रेट ब्रिटेन ने अभी ये घोषणा की है कि हम अपने देश में जो भी पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई कार है उनकी बिक्री को प्रतिबंधित कर देंगे। इससे पहले इन्होंने कहा था कि 2040 से हम इसे प्रतिबंधित करेंगे, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि 2030 से हम यहाँ पर लागू कर देंगे। न्यूजीलैंड की सरकार ने पुलिस यूनिफॉर्म में हिजाब को शामिल किया है, यानी कि जो हमारे मुस्लिम धर्म की महिलाएं पहनती हैं उसे यहाँ पर शामिल किया गया है, जिससे हमारे मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वह भी न्यूजीलैंड की पुलिस में शामिल हो सकें। और इस प्रकार से पहली कांस्टेबल यहाँ पर बनी है जीना अली, जिन्होंने हिजाब को पहना है, यानी कि ये न्यूजीलैंड देश की पहली पुलिसकर्मी बनी है जिन्होंने हिजाब को यूनिफॉर्म के रूप में पहना है। PM मोदी के द्वारा अभी बेंगलुरु टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया गया है। विश्व बैंक ने मेघालय राज्य में परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए और उसको और आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार के साथ में $120 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा मेघालय राज्य को $120 मिलियन का ऋण दिया जाएगा। और बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव समाप्त हुए हैं, तो चुनाव के बाद में जब हमारी विधानसभा होती है तो उसमें जो भी हमारे नए मेंबर होते हैं उन सभी को शपथ दिलाया जाता है एक स्पीकर के द्वारा। और यहाँ पर जीतन राम मांझी बिहार के नए प्रोटेम स्पीकर चुने गए हैं। तो सभी सदस्यों का जो शपथ है वह भी इन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। और नए अध्यक्ष का जो चुनाव है विधानसभा का, उसके लिए जो कार्रवाई है वह भी जीतन राम मांझी के द्वारा ही की जाएगी। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।